नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और स्पेशल बुलेटिन प्रदेश का प्रश्न में आज बात होगी मंत्रिमंडल के फेरबदल को लेकर, विस्तार को लेकर। बिहार चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। संकेत साफ है, डॉक्टर मोहन यादव सरकार में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सारे मंत्रियों के प्रदर्शन को लेकर 4 पैरामीटर पर रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अब कुछ नए चेहरों के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे खोले जा सकते हैं, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों की ओर भेजा जा सकता है। आखिर इस पर क्या कहती है खास रिपोर्ट, देखते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में एक बार फिर शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों की माने तो मौजूदा मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड 4 बिंदुओं पर तैयार हो गया है। उनके विभागों में नवाचार और योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य और केंद्र की प्रमुख योजनाओं की सफलता, सरकार और संगठन के बीच समन्वय, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं, अधिकारियों और जनता के साथ सक्रियता, मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितना समय दे रहे हैं, कितनी विकास बैठकें की, कितने गाँव में रुककर चौपाल की और जनता से सीधा संवाद किया। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि संभावित विस्तार या फेरबदल के जरिए सरकार क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने और 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले टीम को पुनर्गठित करने की तैयारी में है। ये हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय अमित शाह जी है, हमारे जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये लोग के नेतृत्व में हमारी पार्टी चलती है और इस सब बातों में हमारी पार्टी की पद्धति भी बहुत अच्छी बारीकी से देखती है और उसका लाभ मिलता है। तो ये करना कराना ये उनके हद की बात है और मैं मान के चलता हूँ कि ये बात हम अपने, ये अलग बात है कि लगभग 2 वर्ष का हमारा मंत्रिमंडल का समय हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस सब बातों को देख करके पार्टी जो निर्णय लेगी, हम तो पार्टी के साथ बंधे। पर रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनता रहता है, आप जैसा बताया, काम तो करना ही पड़ता है, काम करना भी चाहिए पार्टी के लिए। अगर हम मंत्री बने तो कई लोगों की आशा अपेक्षा के हिसाब से पार्टी अपने को मौका देती है और कई जन्मों के पुण्य के बाद ये अवसर आता है, तो हमारा जो अच्छा वो भी हमको बताना चाहिए सबके सामने। सिर्फ मंत्री ही नहीं, विधायक भी समीक्षा के दायरे में हैं। उनसे हाल ही में अपने अपने क्षेत्र के लिए 4 साल का विकास रोडमैप तैयार करने को कहा गया था। विधायक निधि के उपयोग, क्षेत्रीय समस्याओं पर काम और जनसंपर्क को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट भी जल्दी ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिससे स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया केवल मंत्रिमंडलीय बदलाव तक सीमित नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूला लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कई वरिष्ठ विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी इस समीकरण में अहम भूमिका निभाएगी और ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश के कौन से वरिष्ठ नेता दिल्ली में जगह पाएंगे। मौजूदा मंत्रिमंडल का गठन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया था। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित 9 मंत्री सवर्ण वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 5-5 मंत्री शामिल हैं। बिहार चुनाव के बाद और 2028 की तैयारी के मद्देनजर सूत्रों का कहना है कि इन जातीय समीकरणों में फेरबदल लगभग तय है। बीजेपी के गलियारों में चर्चा है कि बुंदेलखंड से आने वाले 2 बीजेपी विधायकों को, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वापस मौका मिल सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए एक विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं 2 महिला विधायकों की भी लॉटरी लग सकती है। हालांकि प्रदर्शन के आधार पर 3 मंत्रियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि हो सकता है उनके मंत्री पद की कुर्सी छिन जाए। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो आखिर किसकी कुर्सी छिन सकती है और किसको कुर्सी मिल सकती है, ये बड़ा सवाल बन रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। प्रियंका दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमित तावड़े, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल शुभांकर मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रियंका जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि अब बदलाव की चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं और इस बदलाव की चर्चाओं के बीच गुजरात मॉडल भी चर्चा में है। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है और सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है इस पार्टी में, जो अभी तक इतने सालों के अनुभव में हमने भी देखा है, कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जमीनी स्तर पे पूरे 5 साल तक काम करना, जन आकांक्षाओं को संबंधित जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना,
उनसे संबंधित विषय जो है वो जनता तक पहुंचाना। और ये एक बार नहीं, कई बार भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है कि हर व्यक्ति के लिए काम है और हर काम के लिए भी एक व्यक्ति है। तो इसका तालमेल बिठाल करके रखना, और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा संवाद के साथ में, संपर्क के साथ में, समाधानों को ढूंढते रहने की जो एक तत्परता रहती है धरातल स्तर पर, उसमें हमेशा जमीनी स्तर पर कार्य करते रहते हैं। अब आगे क्या होगा, समीक्षा हर चीज की होती है। कोई अभियान संगठन दृष्टि से आते हैं, उनकी भी समीक्षा होती है, और जो सत्ता पक्ष से आते हैं उनकी समीक्षा होना तो परम आवश्यक है। तो इन सारी चीजों के बीच सामंजस्य बिठालते हुए जो आवश्यक होगा वो परिवर्तन होते भी हैं, और आवश्यक है तो होना भी चाहिए। और जो अच्छा है वो सबके सामने आना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और जो कमियां रह जा रही हैं उनका सुधार भी होना चाहिए। तो निश्चित है इन सभी तालमेल के साथ कार्य करते हुए आज 2 दशक मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, और निश्चित है कि डबल इंजन की सरकार आगे भी बढ़ेगी। तो सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं, परंतु सबसे बड़ा दायित्व है कार्यकर्ता का दायित्व, वो सभी के पास है। बिल्कुल। अमित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि प्रियंका जी ने कहा कमियों के सुधार और संतुलन बनाने के लिए कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत पड़ती है। कितना ज्यादा आप इस बात से मेल खा पाते हैं, क्या लगता है, क्या यही वजह हो सकती है बदलाव के पीछे? देखिए, आज का जो विषय है वो मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और सरकार का अपना विषय है, लेकिन चूंकि कांग्रेस मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल है और सरकार को जितनी उम्मीद सत्ता पक्ष से रहती है उतनी विपक्ष से भी रहती है। अब ये मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, तो ये किस तरह से मूल्यांकन करेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने जो मूल्यांकन अभी तक किया है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या सामाजिक जो इनके बयान हैं जिससे विच्छेद पैदा हुआ हो, वो बयान की अभी यदि हम बात करें तो संपत्तियां उइके जी हैं मंत्री, जिनके ऊपर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक प्रहलाद पटेल जी हैं, उन्होंने कहा था लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय शाह जी ने हमारी कर्नल बहन सोफिया कुरैशी के ऊपर विवादित बयान दिया था, पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम जो है नीचा कराया था मंत्री ने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदर सिंह परमार जी ने परसों कह दिया कि राजा राम मोहन राय जी तो जो है वो अंग्रेजों के दलाल थे, जबकि पूरा देश और नहीं पूरा विश्व जानता है कि यदि नारी शक्ति के लिए किसी ने सुधार के लिए काम किया है तो वो राजा राम मोहन राय जी थे। तो इस तरीके तमाम सीनियर यदि हम मंत्री की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि यदि विदेशी खिलाड़ियों को कहीं जाना था तो प्रशासन को बताकर जाना था, कभी वो गांधी परिवार के भाई बहन के ऊपर टिप्पणी कर देते हैं। तो ये मूल्यांकन तो आप और हम लोग और जनता सब लोग देख ही रहे हैं। अब इसमें से किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से लोगों को लाएंगे, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। हालांकि अभी तो उनका पिछले 1 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, तो कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कब सारी चीजें होंगी, ये एक देखने का विषय है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादों को पूरा करें, और मध्य प्रदेश की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेहतर स्वास्थ्य की, हमने देखा किस तरीके से इंदौर में घटना हुई, चूहों ने कुतर दिया, किस तरीके से महिला अपराध में प्रथम 5 पे हैं, किस तरीके से आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 में हैं, बेरोजगारी में हम प्रथम 5 में हैं। तो ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आर्थिक प्रबंधन मध्य प्रदेश का बिगड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं कि हर 10-15 दिन में हजारों करोड़ों का कर्जा जो सरकार ले रही है, उस तरीके का किस तरीके से एक प्रबंधन जो है वो बिगड़ा हुआ है। आने वाले समय में ये सरकार रहे या ना रहे, किसी की भी सरकार आए, लेकिन ये कर्जा तो मध्य प्रदेश की जनता को चुकाना है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, और आगे इस विषय में हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो इस मामले में ज्यादा बिल्कुल उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। धनंजय जी, आपके ओर आना चाहूंगी। जैसे कि अमित जी ने अभी कितने नाम गिनाए हैं, 5-6 मंत्रियों के नाम गिनाए, जिनको लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से हल्ला किया जाता है, उनके बयानों को लेकर कांग्रेस शोर मचाती है और उनके इस्तीफे की मांग की जाती है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब अगर क्योंकि फेरबदल देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में ऐसी सुगबुगाहट है और 4 पैरामीटर के रिपोर्ट कार्ड मांगे जा रहे हैं, तो क्या उस रिपोर्ट कार्ड में उन नेताओं का नाम शामिल हो सकता है जो अब तक अपने बयानों के चलते चर्चाओं में रहे, एक दाग अपने नाम पर लेके आते रहे और उनको कहीं ना कहीं एक बाहर का रास्ता दिखाया जा सके?
देखो स्मिता, राजनीति में अब बहुत कुछ बदल गया है। हम्म। पहले राजनीतिक लोगों में जो संवेदनशीलता होती थी वो अब नहीं रही। बिल्कुल। आप याद कीजिए 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। उनके खिलाफ जब हुबली कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निकाला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे जो जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया। तो ये जो राजनीतिक अवमूल्यन है ये सभी जगह आया है, सभी दलों में आया है। अब इससे कोई बचा नहीं। अब बात हम कर रहे थे अस्मिता, आप जैसा बोल रही थी मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर के और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में रिसफल को लेकर के। तो देखिए रिसफल तो होना है, कितना है 2 साल लगभग सरकार को पूरे हो गए हैं, रिसफल होगा। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि पहले उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम बाकी है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है, मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां होना है, और मुझे लगता है उसके बाद जो है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप देखिए जब 2023 का विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे और डॉक्टर मोहन यादव को उसकी पद की शपथ दिलाई गई थी, नई कैबिनेट बनी थी, उस समय की परिस्थितियों में कई अलग अलग तरह के फैक्टर काम करते थे और जो कैबिनेट का गठन हुआ था उसमें उन फैक्टर की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको शायद याद होगा कि उस समय सबसे बड़ा फैक्टर था शिवराज सिंह चौहान फैक्टर, जो लगभग 17 साल तक के मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के, और उनको उनकी जगह डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया था। तो निश्चित तौर पे उस कैबिनेट में शिवराज जी का भी बहुत कुछ दखल था। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो दोनों डिप्टी सीएम बनाए गए थे, चाहे राजेंद्र शुक्ला का नाम हो चाहे जगदीश देवड़ा का नाम हो, इसके लिए शिवराज जी का दबाव था। कैबिनेट में भी कुछ नामों को लेकर ऐसा माना जाता है कि वो लोग उनके दखल से कैबिनेट में आए थे। उसके बाद दूसरा एजेंडा था लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने जो जातिगत संतुलन अपना बनाया था कैबिनेट में, उसका बड़ा योगदान था। लेकिन अब जो आने वाले करीब 2 साल 2.5 साल चुनाव नहीं है, उसके 2.5 साल बाद ही चुनाव की तैयारियां शुरू होगी, तो निश्चित तौर पे कैबिनेट में जो रिसफल होगा वो बड़ा होगा। कुछ मंत्रियों को कमजोर परफॉर्मेंस के चलते बदला भी जा सकता है, कुछ जातिगत समीकरणों को देखते हुए नए मंत्रियों को लाया जा सकता है। जैसे मुझे लगता है कि मौजूदा कैबिनेट में ट्राइबल मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। खासतौर से मुझे लगता है छिंदवाड़ा जिले में अभी कोई मंत्री नहीं है, और छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए बड़ा फैक्टर है क्योंकि उसने एक बार पहली बार कमलनाथ परिवार से छिंदवाड़ा को मुक्त कराया है। वहां से भाजपा ने कमलेश शाह ट्राइबल वर्ग के आदिवासी हैं, उनको कांग्रेस तोड़कर भाजपा में लाया था। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कमलेश शाह जैसे आदिवासी मंत्रियों को भी कैबिनेट में भाजपा शामिल करे। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं स्मिता जो आने वाले समय में जिनके परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में कई फैक्टर्स हैं जिसके तहत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर उन फैक्टर्स को समझे शुभांकर जी, तो इस बार क्या माना जाए कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर सकता है? क्या किसी सीनियर नेता को जगह दी जा सकती है? क्या हाउसफुल होने के चांसेस हैं, या फिर गुजरात मॉडल को फॉलो किया जा सकता है? क्या कुछ माना जाए? अस्मिता जी नमस्कार जी। मेरा अपना मानना ये है कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी पूरे तरीके से अब हाईकमान के हिसाब से चलने वाली पार्टी बन चुकी है। भाजपा का कांग्रेसीकरण हुए काफी समय हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पुराने जमाने में कांग्रेस में सारे निर्णय हाईकमान करती थी, उसी तरीके से अब ये सारे निर्णय भी केंद्रीकृत रूप से लिए जाएंगे। और जो अभी पहले प्रवक्तागण बता रहे थे कि जब तक अब भाजपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा या एटलीस्ट नाम तय नहीं हो जाए और भीतर खाने उनकी टीम तैयार नहीं हो जाती, तब तक मध्य प्रदेश में विस्तार नहीं। नए अध्यक्ष का निर्वाचन या मनोनयन या चयन जो भी होता है, उनके हिसाब से उनकी टीम में मध्य प्रदेश से निश्चित रूप से कई सारे नेता जो पार्टी की तरफ प्रस्थान करेंगे वो अपनी जगह खाली करेंगे। मेरा अपना मानना यह है कि कम से कम ऐसे 3 से 4 मंत्री हैं जो पार्टी में पद संभालने के लिए जाएंगे। कम से कम 4 से 5 मंत्री ऐसे हैं जिनको उनकी क्षमता या उनके जो भी पैरामीटर की बात हो रही थी, या जो पिछले मुख्यमंत्री के बारे में अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि उन सारे दबावों के कारण जो मंत्री बनाए गए थे, और जिस तरीके से आपका पूर्वी मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन जितना कम है, आदिवासी मतों को साधने की कोशिश करनी है, इन सबको देखते हुए
नए चेहरे कम से कम 10 से 12 इस मंत्रिमंडल में आएंगे। 4 की जगह खाली है, 7 से 8 लोग इधर से उधर होंगे। कुछ एक के जो विभाग हैं वो भी बदले जाएंगे, इतना निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारा कुछ जो है, जो एक तरीके से मतलब हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, परंतु मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार ना होके अब ये दिल्ली से तय होगा कि कौन मंत्री आएंगे और कौन कौन बाहर जाएंगे। वो एक चिंता का विषय है। बाकी ये पूर्ण रूप से, जैसे अमित जी ने बोला, कि भाजपा का अपना इंटरनल मैटर है, वो किसको बनाना चाहते हैं, किसको नहीं बनाना चाहते हैं, वो भाजपा अपना तय करेगी। लेकिन एक रीबैलेंसिंग होगी। गुजरात फॉर्मूला की जो आप लोग बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से गुजरात फॉर्मूला यहाँ भी होगा। अभी जैसे बिहार के चुनावों से इसको जोड़ के देखने का बहुत ज्यादा कुछ फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बिहार के चुनाव से मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, और अब आने वाली विधानसभा चुनावों से तो और भी कोई मतलब कनेक्शन नहीं बनता। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश का, सिवाय इसके कि यहाँ से नेता जाएंगे और वहां पे जो उनको दायित्व दिया जाएगा वो निभाएंगे, उसके अलावा और कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट जो चीजें अमित जी ने बोली कि जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन पे जब आप पे आरोप लगते हैं, उन आरोपों के मद्देनजर धनंजय जी ने भी बताया कि पहले लोग त्यागपत्र देते थे, राजनीतिक जीवन से बाहर जाते थे, बट शायद अब समय के साथ साथ चमड़ी मोटी होती चली जा रही है, इन चीजों का असर होता नहीं है और खास करके राजनीतिज्ञों पर नहीं होता। दोनों ही दलों के अमित जी मुस्कुरा रहे हैं, बट उनके यहाँ अभी हालत वही है। तो देखते हैं, मतलब फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि अभी ये हाल फिलहाल में नहीं होगा। चीजें मुझे लगता है कि कम से कम आप मान के चलें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने के बाद हफ्ता या 10 दिन, चयन होने के बाद हफ्ता 10 दिन, अभी नहीं। ये थोड़ा सा हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं चीजों को। हो सकता है कि मोहन यादव साहब गुगाहट ले रहे हैं कि क्या करना है नहीं करना है, बट मुझे लगता है कि जो भी कुछ होगा उसमें अभी समय है। बिल्कुल। तो क्योंकि मुस्कुराहट की बात सिर्फ अमित जी की तरफ ही नहीं है, प्रियंका जी भी मुस्कुरा रही थी और मैं चाहूंगी कि इसका जवाब प्रियंका जी भी दें पार्टी में होने के नाते। और दूसरी बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में चुनाव को लेकर भी काफी देरी हो रही है, इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, तो ये क्यों? शहने शहने जब कोई बड़ा परिवार होता है तो किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए अस्मिता जी समय लगता है, और जितना बड़ा परिवार होगा उतना तालमेल बैठाना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। और ये मैं बहुत खुशी से स्वीकार करती हूँ कि जब परिवार भाव होता है तो एक सामंजस्य के साथ जो निर्णय निकल के आता है वो सभी के लिए हितकारी होता है। और जैसे मेरे बड़े भाई शुभंकर जी ने कहा कि जो भी होगा, और अगर मध्य प्रदेश की भागीदारी केंद्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्तर पर संगठन और सत्ता दोनों में बढ़ती है तो ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि माननीय शिवराज जी जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पे कृषि विभाग को देख रहे हैं, तो ऐसा अगर और भी होता है तो ये मध्य प्रदेश के लिए तो और भी अच्छी खबर हो सकती है। परंतु जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ दायित्व में सबसे बड़ा दायित्व कार्यकर्ता का होता है। मैं भी नहीं जानती कि मैं कब तक प्रवक्ता हूँ, जो मुझे पार्टी तय करेगी मुझे वो कार्य करना होगा और उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु मेरे जो एक सह भाई हमारे बैठे हैं विपक्ष से, तो मैं फिर ये बात कहूंगी कि आपकी पार्टी में और हमारी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। साशय और पूरी भावनाओं के साथ किसी का अपमान करना और कई बार जबान फिसल जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप लोग महिलाओं की अगर जब चिंता करें तो मैं तो कहूंगी सबसे पहले अपने नेता प्रतिपक्ष का चेहरा देख लिया करिए, फिर उसके बाद में उपनेता प्रतिपक्ष का चेहरा देख लिया करिए। और भी ऐसे उदाहरण भी मैं दूंगी तो डिबेट दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। मेरे साथ कोई भी महिला को आप बिठा लीजिए जिसके ऊपर अगर आरोप लगा होगा, अगर कोई भी पुरुष है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का महिला उत्पीड़न का आरोप लगा होगा, उसके ऊपर कोई महिला विश्वास नहीं करेगी। तो आप लोग महिला अधिकारों की बात तो कदापि ना करें। आदिवासियों की 1 जनवरी प्रियंका जी जब ने जिस पे आप लोग चर्चा नहीं करना चाहते, 2000 झारखंड की डिमांड कर रहे थे, कुछ गलत नहीं मांग रहे थे, सिर्फ प्रियंका जी विजय सिन्हा को आप कैसे भूल सकती हैं? आपने भुलवा दिया था आदिवासियों को, वो भी याद है। जब भी तो कमलेश्वर शाह हमारे साथ आ गए, वो तो आदिवासियों के नेता। प्रियंका जी वो हमारे साथ, विजय जी को कैसे भूल सकती हैं आप?
तो उंगली उठाने से पहले 4 उंगली अपने साइड देख लिया करिए। चलिए, फिर मेरी बात बातों किया को करिए। सुना नहीं जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है प्रियंका जी। खैर, अमित जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, अब प्रियंका जी ने तो मेरे सवाल सुने नहीं, आपकी तरफ भी कई आरोप मढ़े गए हैं, तो क्या कुछ जवाब होगा? देखिए, डबल स्टैंडर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से दो चेहरे होते हैं इनके। अभी उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कहा कि जब बड़ा परिवार होता है समय बहुत लगता है, लेकिन यही नेता थकते नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए हैं, अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पा रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, गांधी परिवार ही होगा। मैं बीच में नहीं बोला, आप भी बीच में ना बोले। मैं बीच में नहीं बोला, आप भी ना बोले बीच में। मैं बीच में नहीं बोला, आप भी ना बोले। ये हम अच्छे चैनल पे बैठे हैं, बीजेपी का कार्यालय तो है नहीं। आपको जब अपना समय मिले तो आप बोले बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि कहा, मैं थोड़ी कह रही हूँ। बिल्कुल इनका बिल्कुल माइक प्रियंका बंद जी, करा दें। अमित जी से मेरा जवाब निवेदन है, दें। इनका माइक बंद करा दें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, नेता बिल्कुल प्रतिपक्ष। प्रियंका जी, आपको बात अमित जी ने अच्छे से सुना, आप उन्हें भी बोलने का मौका दें। अस्मिता जी, चारा ही क्या है पहले ये तो बताइए। इनके पास में कमलेश्वर पटेल जी, इनके हरीश चौधरी जी को कहते हैं कि आपको राजनीति करते नहीं आती, आप राजनीति करना सीखिए। जीतू पटवारी जी कहते हैं गुटबाजी का कैंसर है। रस शासनी इनके प्रदेश अध्यक्ष ढूंढ लेते हैं। अब आप मेरे को बताइए, इनके पास कहने के लिए बचा क्या है? आदिवासी अत्याचारों की बात करते हैं और इनके खुद के नेता प्रतिपक्ष 4 बीवियां रखते हैं और उसके बाद में 4 प्रताड़ित। तो उसके बाद अगर आप लोग महिला सम्मान की बात करेंगे तो मैं और आप जैसी बहनें कैसे विश्वास करेंगे? आप मुझे एक कारण तो दीजिए। ये तो डिबेट का टॉपिक ही डाइवर्ट होता जा रहा है प्रियंका जी। आप महिला सम्मान की ओर जा रही है, यहाँ पर अभी बात हो रही है पार्टी के नेताओं को लेकर, किसे कितनी जिम्मेदारी मिल पाती है, यही जानने की कोशिश की जा रही है। और एक अहम चीज यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि अब सारे फैसले जो है वो आलाकमान तय करते हैं, दिल्ली से सीधा तय होती है। यानी कि अब यहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में एक कमान दे तो दी जाती है, लेकिन एक तरह से वो भी किसी के इशारों पर होते हैं। अमित जी, ये बदलाव उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरीके से यदि बहस होगी तो कैसे आप विपक्ष को समझ लोगे। दूसरी बात ये है, प्रियंका जी हमने देखा आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता धाकड़ जी का हमने वीडियो देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जो सम्मान आपने दिया। दूसरी बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर रहे हो, आप उपनेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हो। यदि किसी ने कोई अपराध ठीक है, ये कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रैक्शन इस पूरे मुद्दे पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब धनंजय जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि हम अगर कैबिनेट विस्तार को लेकर, रीशफल को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो हर रीशफल में बात होती है जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, और उसके बाद फिर ये भी देखने को मिलता है कि कौन सीनियर है, सीनियर्स को कितनी ज्यादा जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अगर हम क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो विंध्य काफी नाराज रहा है हमेशा, जब जब केंद्रीय विस्तार हुआ है, जब जब जिम्मेदारियों की बात आई है। तो इस बार क्या लगता है, क्या विंध्य को साधा जा सकता है? देखिए अस्मिता जी, भाजपा के सामने कैबिनेट विस्तार में जी धनंजय जी, शुभांकर जी आपसे भी यही सवाल, क्योंकि अभी धनंजय जी से कहीं ना कहीं यहाँ पर संपर्क में दिक्कत आ रही है। शुभांकर जी, आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि आखिर विंध्य पर कितना फोकस देखने को मिल सकता है? मुझे लगता है अस्मिता जी, विंध्य पर फोकस रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली विंध्य ने भाजपा को हमेशा सपोर्ट किया है और शायद इस बार उसका इनाम विंध्य को मिले। और उसके अलावा, विंध्य के अलावा, जो मैं पहले भी कह रहा था कि पूर्वी मध्य प्रदेश, विंध्य भी कमोबेश उसी इलाके में आता है, और साथ में आपका दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश जो है, जहाँ पे खास करके आदिवासी इलाका है, वहां पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो अभी धनंजय जी भी बता रहे थे कि जिस तरीके से कमलेश जी को कांग्रेस से भाजपा में लाया गया और कमलेश जी के आने के बाद वहां छिंदवाड़ा खास करके वहां पे कमलनाथ जी की स्थिति और कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ट्रेडिशनली आदिवासी मत
जो है वो भाजपा के साथ उतने ज्यादा नहीं रहे हैं। और अभी जो ये एक मिड कोर्स करेक्शन है वो मूल रूप से अगर आप देखें तो 2027 और 2028 और 2029 दोनों को साधने की कोशिश रहेगी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर बहुत ज्यादा कुछ परेशानी नहीं आती तो इतना बड़ा कोई फेरबदल दोबारा अगले चुनावों के पहले होगा। तो और अगला जो बड़ा फेरबदल होगा वो मुझे लगता है अगले विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। तो मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 आदिवासी नेता अभी मंत्रिमंडल में प्रवेश पाएंगे। और साथ में विंध्य का बहुत दावा मजबूत है और मुझे लगता है विंध्य से भी कुछ लोग अंदर आने चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस बार विंध्य की चर्चा काफी ज्यादा तेज है और साथ ही अगर देखा जाए तो गुजरात मॉडल तो इस पर भी काफी माना जा रहा है कि काफी हद तक फोकस हो सकता है। धनंजय जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, बहुत ही क्विक जवाब, क्योंकि ग्वालियर चंबल की अगर हम और देखते हैं तो वो काफी बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन वहां से भी 4 ही लोगों को जगह दी गई है, तो क्या यहाँ पर संख्या बढ़ाई जा सकती है? देखिए स्मिता जी, आप आने वाले चुनाव में जैसे कि शुभंकर जी जो बोल रहे थे ना, तो मुझे लगता है कैबिनेट विस्तार का सबसे अहम मुद्दा होगा जातिवाद। मतलब कास्ट के समीकरण, जाति के समीकरण के आधार पर मुझे लगता है कि कैबिनेट में ज्यादा चेहरे आएंगे और जाएंगे। भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक संतुलन थोड़ा बहुत ध्यान देगी पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भौगोलिक के साथ साथ में जातिगत संतुलन बिठाने पे ज्यादा पार्टी का फोकस है। जैसे शुभांकर जी बोल रहे थे कि अभी ट्राइबल क्षेत्र पर भाजपा का ज्यादा फोकस है, तो मुझे लगता है कि अभी बीजेपी की जो छोटी समन्वय की टोली है उसकी जो बैठक हुई थी उसमें भी यही तय किया गया है कि ट्राइबल पर ज्यादा फोकस करना है। तो इसका मतलब आने वाले कैबिनेट में ट्राइबल मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। कुल मिलाकर इस बार अगर फोकस देखा जाए तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहरहाल अब समय के साथ देखना होगा कि आखिर रिशफल में क्या कुछ होता है, किसे कितनी कौन सी जगह मिलती है और किसे यानी कि सीधा कहे किसे इन किया जाता है, किसे आउट किया जाता है। खैर, समय के साथ इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका जी आप हमारे साथ जुड़ी, अमित जी जुड़े हमारे साथ, धनंजय जी और शुभांकर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।